हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। तो हमने इसका 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा इसका 4th पार्ट यानी कि भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति कि आज के जो हमारा वीडियो लेक्चर चलेगा उस लेक्चर में हम वनस्पति जगत के चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा शैवाल का परिचय, शैवाल की सामान्य विशेषताएं, फिर हम शैवाल का आवास के बारे में जानेंगे, फिर आकार की विविधता के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम जनन के प्रकार समझेंगे और शैवाल का महत्व समझेंगे। तो बेसिकली आज का जो हमारा वीडियो है वो किस पे सेंटर्ड है, तो वो एल्गी पर सेंटर्ड है, यानी कि शैवाल पर। आज हम एल्गी के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है शैवाल का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू एल्गी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मुख्य बिंदु में लिखा हुआ है शैवाल सरल थैलोइड पौधे हैं जिनमें जड़, तना, पत्तियां नहीं होती हैं। ये क्लोरोफिल युक्त स्वपोषी जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। अधिकांश जलीय होते हैं यानी ठीक है एक्वेटिक होते हैं। ताजे जल और समुद्री दोनों में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल नम मिट्टी, लकड़ी, पौधों, पत्थरों पर भी पनपते हैं। ये एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक होते हैं। कुछ अन्य जीवों के साथ सहजीवी रूप में भी पाए जाते हैं जैसे कि लाइचेन होता है, कवक और शैवाल मिलकर जो बनते हैं, फंजाई एल्गी जो मिलकर बनता है। कुछ जानवरों के शरीर में भी उगते हैं, उदाहरण हो गया स्लॉथ भालू के बालों में। यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एल्गी के बारे में जस्ट एक परिचय है। यानी कि जब हम शैवाल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि ये हमारे पृथ्वी के सबसे पुराने और सबसे सरल पौधों में से एक है। ठीक है, शैवाल ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जैसे कि जड़ हो गया, तना और पत्तियाँ, इन सभी जैसी संरचनाएं नहीं होती है, फिर भी क्या है ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, वही हरा रंग द्रव्य जो प्रकाश को ग्रहण कर भोजन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे आपने तालाब या कुएं के पानी पर हरी परत देखी होगी, वही शैवाल है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पानी में हरा कालीन बिछा दिया हो। तो यही शैवाल हैं जो न केवल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं बल्कि पूरे जलीय पर्यावरण को ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। देखिए कुछ शैवाल तो नम मिट्टी, लकड़ी या यहाँ तक कि पुराने दीवारों पर भी उग जाते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे हम देख सकते हैं स्लॉथ भालू के शरीर पर हरे धब्बे दिखाई देते हैं, वो भी शैवाल ही होते हैं जो उसके बालों पर उगाए होते हैं। यानी कि जहाँ नमी और प्रकाश मिले वहाँ शैवाल अपने घर बना लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। शैवाल की सामान्य विशेषताएं यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी। देखिए पहला दिया है रचनात्मक विशेषताएं। इनका शरीर थैलस के रूप में होता है, कोई वास्तविक उत्तक के अंग नहीं है। सभी कोशिकाएं समान होती है। कार्यात्मक विभेदन डिफ्रेंसिएशन का अभाव है। कोशिका भित्ति सेलुलोज और कभी कभी पेक्टिन से बनी होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ई और अन्य रंग द्रव्य होते हैं। अधिकांश में केंद्रक स्पष्ट यूनिक कैरियोटिक होता है, परंतु कुछ प्रारंभिक रूप प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। यहाँ पे आप समझिए जो हम रचनात्मक विशेषताएं की बात कर रहे हैं, आखिर ये है क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं इसमें। देखिए शैवाल जो है पौधों की सबसे सरल श्रेणी में आते हैं। इनका शरीर किसी विकसित पौधों की तरह जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि इन्हें हम थैलोइड कहते हैं। जस्ट एक बॉडी जो होता है उसे हम थैलोइड कहते हैं, यानी कि ऐसा शरीर जो केवल एक पत्ती नुमा या धागे नुमा संरचना है जिसमें कोई वास्तविक अंग नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जैसे कि स्पाइरोगाइरा, ठीक है, या फिर यूलोथ्रिक्स। देखिए जब आप तालाब या दीवारों पर हरी हरी परत देखते हैं तो वही शैवाल होते हैं। उन्हें उठाकर देखने पर धागे नुमा बारीक पतली लहरदार संरचना दिखाई देती है, यही उनका थैलस शरीर है। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें कुछ भी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं एल्गी में उनकी कोशिकाओं की, तो इनकी जैसे कि इनकी जो सारी कोशिकाएं होती हैं लगभग एक जैसी होती है। किसी में जड़ का काम करने वाली या पत्ती का काम करने वाली कोशिकाएं अलग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इनमें कार्यात्मक विभेदन यानी डिफ्रेंशिएशन का अभाव है, यानी कि सभी कोशिकाएं समान रूप से कार्य करती हैं। अब जैसे हम बात करें इनकी कोशिका भित्ति शैवाल के बारे में, तो मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है और कई बार उसमें पेक्टिन भी होता है। यही कारण है कि कुछ शैवाल जो होते हैं ना वो चिपचिपी से महसूस होते हैं। ये जो पेक्टिन की उपस्थिति के कारण ही होता है। जैसे कि आप तालाब के पानी में हाथ डालते हैं और हरी परत को छूते हैं तो वो थोड़ी जैसे कि फिसलती है, थोड़ी फिसलन भरी लगती है, तो वही पेक्टिन होती है। अब जैसे बात आते हैं इनके रंग की, शैवाल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनमें कि क्लोरोफिल ए होता है, मुख्य रंग द्रव्य होता है। इसके अलावा अन्य रंग द्रव्य भी पाए जाते हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी, सी, डी। आगे आप पढ़िएगा जब आप पढ़िएगा, ठीक है, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, तो उसके अनुसार है। कैरोटोनॉइड्स पाए जाते हैं,
फाइकोबिलियंस पाए जाते हैं, जो कि इनके हरे भूरे लाल रंग का कारण बनते हैं। इसीलिए शैवाल का जो रंग होता है वो एक जैसा नहीं होता है, कुछ हरे होते हैं, कुछ भूरे होते हैं, तो कुछ लाल दिखाई देते हैं। देखिए, अधिकांश शैवाल जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यानी कि कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। लेकिन कुछ प्रारंभिक शैवाल जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें सच्चा केंद्रक नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। आगे आता है पोषणीय विशेषताएं। सभी शैवाल स्वपोषी होते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश और कार्बन स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड है। कुछ सहजीवी रूप में रहते हुए अन्य जीवों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं पोषणीय विशेषताएं की, यानी कि हम बात की क्या पे करते हैं, पोषण, ठीक है, पोषण कैसा हो, न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है। पोषण, तो शैवाल पूरी तरह स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिस प्रकार हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन तैयार करते हैं, तो ठीक वैसे ही शैवाल भी करते हैं। इनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, और कार्बन का स्रोत होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वायुमंडल या पानी में घुली होती है। तो जब सूर्य की किरणें जल में पड़ती हैं, तो शैवाल अपने क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है, उस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर ग्लूकोज जैसे पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। इसलिए जलाशयों में शैवाल की वृद्धि गर्मी और धूप के मौसम में अधिक होती है, क्योंकि तब प्रकाश की उपलब्धता अधिक रहती है। अब देखिए, एक दिलचस्प बात तो यह है कि कोई शैवाल अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है, वे सहजीवी होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, सिम्बायोटिक रूप में भी पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि किसी दूसरे जीव के साथ मिलकर रहना, जैसे कि लाइक चेन होता है, ठीक है, लाइक उनमें क्या होता है कि कवक और शैवाल एक दूसरे के साथ रहते हैं। कवक उसे पानी और खनिज देता है, और फिर हम बात करें तो शैवाल उसे भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण से बना हुआ देता है। तो यह आपसी सहयोग प्रकृति का बहुत सुंदर उदाहरण है, ओके। जैसे कोई दो साथी जो एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं, ये हो गया। कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जैसे कि जो अन्य जीवों के भीतर इंडोसिम्बायोटिक, ठीक है, इंडोसिम्बायोटिक रहते हैं और वहीं से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे कि कुछ स्पंज हो गया, कोरल्स में पाए जाने वाले सूक्ष्म शैवाल हो गया, वे उन्हें रंग भी देते हैं और ऊर्जा भी देते हैं, ठीक है। आगे हाँ, जैसे इसे आप पता है, एक उदाहरण से भी आप इसे समझ सकते हैं। जब आप किसी पुराने मिट्टी के बर्तन या छत की नमी पर हरी हरी परतें देखते हैं, तो वे शैवाल ही होते हैं। वे सूर्य की रोशनी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बना रहे होते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे कि कोई छोटा पौधा खेत में करता है, ठीक है, तो बस अंतर इतना ही है कि उनमें न तो जड़ होती है न तना होती है, फिर भी वे अपने पूरे जीवन चक्र को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, ओके। आगे देखते हैं शैवाल का आवास, हैबिटेट ऑफ एल्गी। मुख्य बिंदु आते हैं, जैसे अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, तो अधिकांश शैवाल जल में पाए जाते हैं, ठीक है, अल्वनीय यानी फ्रेश वाटर में, जैसे तालाब, झीलें, नहरें, समुद्र यानी मेराइन जैसे खारे जल के सागर, तटीय क्षेत्र, कुछ नम भूमि, डैम्प सॉइल, दीवारें लकड़ी या पत्थरों पर भी विकसित होते हैं। यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि ये जो शैवाल होते हैं ऐसे पौधे हैं जिन्हें रहने के लिए किसी विशेष प्रकार की मिट्टी या भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। इनका पूरा जीवन, ठीक है, इनका जीवन जो होता है पूरी तरह नमी यानी मॉइस्चर और प्रकाश पर निर्भर करता है। इसी कारण से आप इन्हें मुख्यतः जल यानी वाटर में पाएंगे, चाहे वो ताज़ा पानी हो या खारा पानी हो। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी तालाब या झील के किनारे जाएं, तो हरे रंग की परत या धागीनुमा संरचना पानी के ऊपर तैरती दिखेगी, तो वही शैवाल होती है। इन्हें हम अल्बनिये, ठीक है, जल के शैवाल कहते हैं, यानी फ्रेश वाटर एल्गी कहते हैं। इनमें आ जाते हैं स्पाइरोगाइरा आ जाते हैं, फिर हो जाते हैं इलोथ्रिक्स हो जाता है, वॉल्वॉक्स हो जाता है। तो ये जैसे शैवाल जो होते हैं वो आमतौर पर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। अब समुद्र की बात करें तो वहाँ बड़े बड़े शैवाल पाए जाते हैं, जैसे कि सरगैशम, लेमिनेरिया, उन्हें समुद्री शैवाल यानी मेराइन एल्गी कहते हैं। तो ये समुद्र की लहरों में झूलते रहते हैं और कभी कभी तो इतने बड़े होते हैं कि कई मीटर लंबे हो जाते हैं, और समुद्र के तटीय इलाकों में ये बड़े पैमाने पर उगते हैं और वहाँ की पारिस्थितिक में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन पर शैवाल जो होता है केवल जल तक सीमित नहीं होता है। कुछ शैवाल नमी वाली भूमि, डैम्प सॉइल जिसे बोलते हैं, दीवारों, लकड़ी के तनों, पत्थरों पर भी उग जाते हैं। अगर आपने बारिश के बाद घर की छत या दीवार पर हरी परतें देखी हो तो वो शैवाल होती है। फिर जैसे हम बात कर सकते हैं कि वे वही वातावरण की नमी और प्रकाश से अपना जीवन चलाते हैं, यानी कि जहाँ नमी है वहाँ शैवाल का जीवन संभव है, ओके। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे कुछ शैवाल विशेष आवासों में पाए जाते हैं, जैसे कि थर्मोफिलिक एल्गी गर्म झरनों में, उच्च तापमान सहनशील क्रायोफिलिक एल्गी बर्फीले क्षेत्रों में, एपिफिटिक एल्गी अन्य पौधों की सतह पर उगते हैं। यहाँ पे आप समझिए बहुत से अलग आवास भी हैं, जैसे कि
कुछ ऐसे शैवाल भी हैं जो बहुत असामान्य या चरम परिस्थितियों एक्सट्रीम कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है जो कि अडेप्टेबिलिटी होती है। ओके, तो जैसे थर्मोफिलिक एल्गी की यदि हम बात करें तो कुछ शैवाल इतने अद्भुत होते हैं कि वे गर्म झरनों यानी हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, जहाँ तापमान कभी कभी 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ओके, सोचिए जहाँ आम पौधे जल जाएंगे वहाँ ये शैवाल खुशी खुशी पनपते हैं। इन्हें हम कहते हैं थर्मोफिलिक एल्गी यानी गर्मी सहने वाला शैवाल। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं ऑसिलिटोरिया, ठीक है। कुछ प्रजातियां ऐसे झरनों में जीवित रहती हैं। जब आप किसी गर्म झरने के पास पीले या हरे रंग की परत देखते हैं तो ये हो जाते हैं थर्मोफिलिक एल्गी। क्रायोफिलिक एल्गी की हम बात करें तो कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो बर्फीली जगह यानी स्नोई रीजन्स में उगते हैं। इनमें इतनी ठंड सहने की क्षमता होती है कि ये लगभग -10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम तापमान में जीवित रहते हैं। इन्हें हम कहते हैं क्रायोफिलिक एल्गी। कई बार आपने सुना होगा रेड स्नो यानी कि लाल रंग की बर्फ, तो वह रंग क्लैमिडोमोनास निवैलिस नामक एक शैवाल होता है, क्लैमिडोमोनास निवैलिस। तो उसकी वो शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। तो ठीक है, तो आपने देखा कि जहाँ हमें लगता है जीवन संभव नहीं है वहाँ भी शैवाल मौजूद है। एपिफाइटिक एल्गी की बात करते हैं तो कुछ शैवाल इतने हल्के होते हैं कि वे दूसरे पौधों की सतह पर उग जाते हैं, लेकिन उनसे भोजन नहीं लेते हैं, बस उन पर चिपककर प्रकाश और नमी से अपना भोजन बनाते हैं। तो ऐसे शैवाल को हम कहते हैं एपिफाइटिक एल्गी। तो आपने शायद कभी तालाब में तैरते जलीय पौधों जैसे कि हो गया हाइड्रेलिया वेलिशनेरिया के ऊपर हरी हरी पत्ते देखी हो, तो वही एपिफाइटिक एल्गी होता है। वे केवल सहारा लेते हैं लेकिन भोजन वो स्वयं बनाते हैं। चलिए आगे आता है एंडोसिम्बायोटिक। तो कुछ एंडोसिम्बायोटिक रूप में पशुओं के शरीर के भीतर पाए जाते हैं, जैसे कि स्पंज या श्लॉथ भालू। ये पारिस्थितिक रूप से अत्यधिक अनुकूलनशील जीव होते हैं, ठीक है, जो कि दूसरे ठीक है जीव के अंदर पाए जाते हैं। अब आता है आकारिकी विविधता, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें आ जाता है शैवाल की संरचना में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कुछ एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जैसे क्लैमिडोमोनास, क्लोरेला, कुछ औपनिवेशिक कॉलोनियल जैसे वॉलवॉक्स जिसमें अनेक कोशिकाएं एक साथ रहती हैं। कुछ तंतुमयी फिलामेंटस जैसे यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कुछ पत्तीदार या विशालकाय माइक्रोस्कोपिक जैसे कैल्प्स जिनकी लंबाई कई मीटर तक होती है। फिर आकार में विविधता के कारण ये पौधों की जटिलता के प्रारंभिक सीढ़ी को दर्शाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जनन के प्रकार। आ गया है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। कायिक जनन की बात करें तो सरलतम जनन विधि विखंडन फ्रैगमेंटेशन के माध्यम से होता है। थैलस का प्रत्येक खंड नया पौधा बन सकता है। यह विधि तेजी से प्रसार में सहायक है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स। अलैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बीजाणु स्पोर्स द्वारा होता है, प्रायः जूस्पोर्स के रूप में, ठीक है। जूस्पोर्स का शाभिक युक्त यानी फ्लैजेलेटेड व चलायमान यानी मोटाइल होता है, ठीक है। अंकुरन के बाद नए पौधे बनते हैं। यह विधि प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहने में सहायक है। उदाहरण में आप ले सकते हैं क्लैमिडोमोनास, यूलोथ्रिक्स। लैंगिक जनन की बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो 2 युग्मकों का संलयन युग्मज जैगोट बनाता है। 3 प्रकार समयुग्मक की आइसोगेमी, समान आकार वाले युग्मक यानी स्पाइरोगाइरा आ जाता है एग्जाम्पल। एनआइसोगेमिक की बात करें तो असमान आकार वाले युग्मक यूडोरिना। और ऊगेमी की बात करें तो बड़ा अचल मादा होता है युग्मक, व छोटा चलायमान नर युग्मक होता है, ठीक है। वॉलबॉक्स ऑफ फ्यूगस आ जाता है इसमें एग्जाम्पल। अब जैसे कि सबसे पहले हमने क्या देखा था कायिक जनन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उसमें ये बहुत ही सरल और त्वरित होता है, सिंपल एंड फास्ट जनन की विधि है। इसमें बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जैसे पौधे की एक डाली से नया पौधा बन सकता है, ठीक है, वैसे ही शैवाल के टुकड़े से नया शैवाल उगाता है। ये हो गया। अब अलैंगिक जनन की हम यदि बात करें तो इसमें क्या होता है कि जूस्पोर जो होते हैं ना, छोटे छोटे तैरने वाले बीजों जैसे होते हैं जो कि पानी में फैलकर नए पौधे बना देते हैं। तो यदि हम लैंगिक जनन की बात करें तो उसमें सिंपल हो जाता है कि तीन तरह से होते हैं, ठीक है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ooगेमी, ठीक है, जो कि आपने यहाँ पे समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। शैवाल का पारिस्थितिक महत्व क्या है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं हम। देखिए शैवाल जो होता है ना प्रकृति के सबसे मौलिक और उपयोगी जीवों में से है, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के लगभग 50% कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करके वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जो कि सभी जलीय और स्थलीय जीवों के जीवन के लिए अनिवार्य है। ये प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में खाद्य श्रृंखला की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये जल में रहने वाले छोटे जीवों और मछलियों के लिए मुख्य भोजन का स्रोत होते हैं।
देखिए शैवाल जो होता है ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्रों यानी न्यूट्रिएंट साइकिल्स का संतुलन बनाए रखते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायता करते हैं। नील हरित शैवाल जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना तो वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं, जिससे कि ये जैव उर्वरक के रूप में भी काम आते हैं। इस प्रकार शैवाल न केवल पर्यावरण के ऑक्सीजन उत्पादक है बल्कि पारिस्थितिक संतुलन में भी शांत रक्षक है। आगे देखते हैं, आर्थिक महत्व की बात हुई है। सबसे पहले आता है भोजन में उपयोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्री शैवाल जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, सरगैसम भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला और स्पाइरुलिना में प्रोटीन, विटामिन, खनिज प्रचुर मात्रा में, इन्हें सुपर फूड भी कहा जाता है। ठीक है, स्पाइरुलिना का प्रयोग हम लोग अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में भी होता है। ठीक है, जो स्पेस में जाते हैं साइंटिस्ट तो उनको दिया जाता है स्पाइरुलिना। औद्योगिक उपयोग में आ जाते हैं लाल शैवाल जैसे कि कैरागिनन, ओके, प्राप्त जिलेटिन, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, ये सब में उपयोग होता है। जिरीडियम व ग्रेसिलेरिया से अगर सूक्ष्मजीव संवर्धन माध्यम, जल और दवा उद्योग में उपयोगी होता है। भूरे शैवाल से एल्जिनेट यानी वस्त्र, औषधि, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में प्रयुक्त होता है। फिर यदि हम बात करें आगे पर्यावरणीय व कृषि उपयोग में तो उसमें भी आता है। कुछ शैवाल को जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल शुद्धिकरण में सहायक, ऑक्सीजन उत्पादन द्वारा जल जीवों के लिए उपयुक्त वातावरण। कुछ शैवाल प्रदूषण नियंत्रण, बायो रेमेडिएशन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। निष्कर्ष की बात करें तो देखिए सारांश में आता है शैवाल जो होता है ना वो सरल थैलोइड स्वपोषी पौधे हैं जो मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण की क्षमता होती है। आकार में एक कोशिकीय से विशालकाय तक विविधता होती है। जनन तीनों प्रकार से कायिक, अलैंगिक और लैंगिक होता है। पारिस्थितिक दृष्टि से ऑक्सीजन उत्पादक व प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ठीक है, आर्थिक दृष्टि से हम बात करें तो खाद्य, औषधीय, औद्योगिक, जैव उर्वरक रूप में उपयोगी होता है। तो ये था आज का पूरा जो भी हमने पढ़ा उसका जस्ट समरी। ठीक है, चलिए तो संक्षेपण में यानी आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा शैवाल का परिचय, हमने जाना शैवाल की समान विशेषता, फिर हमने देखा शैवाल का आवास, फिर हमने मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखी, फिर हमने जनन के प्रकार समझे और उसके बाद हमने शैवाल का इम्पोर्टेंस पढ़ा। ठीक है, तो फिर धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।